कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा वो चल निकलेगा। सद्गुणों से सफलता है ना, तो आपको तारीफ भी करते आना चाहिए और सही तारीफ करते आना चाहिए। उल्टी सुलटी तारीफ की, उल्टा सुल्टा ज्यादा बोला तो लोग समझ जाते हैं ये चमचागिरी कर रहा है आदमी। तो इस तरह से भाई जो सद्गुण है उनको सामने वाले के सामने उभारते आना चाहिए, ये एक सद्गुण है ये भी। तो मैं सुदेश जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस लाइन में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा गुस्सा करता था, लेकिन बताऊंगा आगे मैं कैसे जुड़ा और शैलेंद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मलिक साहब से ट्रेनिंग ली तो वो कैसे दूर होती गई सब चीजें और पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। आज मैंने मुख्य बिजनेस मेरा, मैंने इसको बना लिया है। जिसके हो पद चिन्ह अमिट, वह ही इतिहास रचेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। लिख देता जो काल पट्ट पर अपनी जीवन गाथा, सभी झुकाते आए उसके सम्मुख अपना माथा। जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, उसको ही इस जगती ने भी जयमाला पहनाई। जिसने इस दुनिया को केवल रंगमंच ही माना और मात्र अभिनय अपने इस जीवन क्रम को जाना, ये ऐसा जीते हैं। मैं तो हो सकता है कि थोड़ा बोल रहा हूं, कम जीता हूं, अन्य लोग कुछ भी करते हो, लेकिन मैंने इनको उन सब रूपों में जीते देखा है। जो आध्यात्मिकता की इन्होंने बात की थी अपने पिछले सेशन में, उसको जीते हैं ये, और वो जीते हुए सिखाते हैं लोगों को कि ऐसा जियो, आप भी सफल रहोगे जीवन में। वह स्वर क्या जो खो जाए जग के हाहाकारों में, चांद वही होता जो अलग दिखाई दे तारों में। जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से गाता है, उसके स्वर को ही युग की आवाज कहा जाता है। वह ही सच्चा युग गायक, सच्चा इतिहास प्रणेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। जिसके हो पद चिन्ह मिट, वह ही इतिहास रचेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। शैलेंद्र जी के लिए मैं क्या बोलूं, सब लोग जानते हैं और सब लोग खूब तारीफ करते रहते हैं मंच से, पर मैं बड़े दिल से ये बातें बता रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में अगर हूं और अब इसको सफलतापूर्वक करने जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, तो उसका बड़ा श्रेय शैलेंद्र जी को है। उन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा। आसक्ति शब्द आपने सुना होगा। हम कई चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर दिल दिमाग से वो निकलती नहीं है। मोह में ऐसे फंस जाते हैं कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जब कोई लड़का लड़की के भाव में डूबता है ना शुरुआती दौर में, या लड़की लड़के के, तो वो कितने आसक्त होते हैं एक दूसरे के प्रति। बस उस स्तर का जो मोह है, वो आसक्ति जो है दुर्गुण है। बहुत ज्यादा किसी के प्रति आसक्त हो जाना दुर्गुण है, लेकिन वो सद्गुण में बदल सकता है हमारे। हम अगर किंगन वाटर के प्रति वो आसक्त हो जाए, उस तरह से आसक्त हो जाए, किंगन मशीन को बेचने का जो हमारा व्यवसाय है उसके प्रति आसक्त हो जाए, 24 घंटे हमारे अंदर विचार घूमने लगे किंगन के प्रति, हम ओतप्रोत हो जाएं किंगन से, तो हम सफल हो जाएंगे। वही जो जिस दुर्गुण की वजह से लोग परेशान होते हैं, उसको हम सद्गुण में बदल लें। देखो कितना, मतलब ये दुर्गुण ऐसा है, मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कितना खतरनाक होता है। एक बार की बात है, पहले बारात जाया करती थी, शादी होती थी ना, तो ऐसे बड़े बड़े मंडप, बड़े बड़े गार्डन नहीं हुआ करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में बारात जाती थी और वहां से फिर दुल्हन आती साथ में। तो ऐसे ही किसी ठाकुर साहब के यहाँ शादी थी, और पहले रिवाज था कि कोई बारात जा रही है तो नाई भी साथ में जाता था गांव का। वो इसलिए कि कुछ सेवाओं में उपयोगी होते थे। तो भाई बारात गई दूसरे गांव में, दूर गांव था, बारात गई। वहां बारात में एक गांव में एक वो रहता है, ऐसा माहौल बना रहता है कि बारात आई तो दूल्हा देखने के लिए सब दौड़ते हैं, चलो 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 बारात आ गई, दूल्हा कैसा है देख के आते हैं। अब दूल्हे को सजाने की बारी आई तो उसके पहले पता लगा कि दूल्हा अपना जो दुशाला ओढ़ने का था वो भूल आया, घर पे है ही नहीं। अब क्या करें?
सुंदरता थोड़ी कम हो रही थी। तो जो नाई साथ में गया था ना, उसको कुछ समय पहले किसी महाराज राजा के यहाँ उनने सेवाएं दी थी और उन्हें एक शानदार दुशाला भेंट किया था। उसको लगा इस बारात में डाल के जाऊंगा तो मैं अलग दिखूंगा, वो पहना हुआ था, लगाया। तो अचानक नजर पड़ी किसी की, बोले देखो नाई के पास जो दुशाला है बहुत सुंदर है, क्यों ना दूल्हे को दे दिया जाए। और उन्होंने, अब तो ठाकुर साहब थे, नहीं बोलने का तो सवाल ही उठता, मन तो नहीं था क्योंकि बड़ा सुंदर था और अपने ऊपर लगा रखा, ओढ़ रखा था। फिर भी देना पड़ा, दे दिया, दुशाला दूल्हे का हो गया। अब कुछ लोगों का ग्रुप आया, लड़के लड़कियां थी, बारात आ गई, भाई दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, ऐसा देखने लगे। तो सब लोग बैठे रहे, वो तो नाई से रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ, बोले ये दूल्हे राजा ये हैं, लेकिन दुशाला मेरा है, ये जो दुशाला हो रखा है ये मेरा है। तो वो लोग तो चले गए बेचारे देखने वाले, लेकिन बाद में बहुत पिटाई हुई उसकी। तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी कि दुशाला तेरा है भाई, ऐसा क्यों बोला? अच्छा ठीक है, अब वो तो मार पड़ी तो बोलना ही पड़ा, ठीक है अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। और थोड़ी देर में एक दूसरा ग्रुप आया, फिर पूछा कहाँ है दूल्हा, कौन है, दूल्हा कौन है। दूल्हा देखने की बड़ी इच्छा होती है जब बारात जाती है किसी गांव में। नाई देखा करा थोड़ी देर, बड़ा आसक्त था उस दुशाले से, देखता रहा, फिर रहा नहीं गया। बोले साहब ये दूल्हे राजा ये है और दुशाला भी इनका ही है। तो अब ये चले गए, वो ग्रुप तो चला गया, पर फिर बहुत उसकी पिटाई हुई और तो परेशान हो गए, बोले ऐसा क्यों बोला कि दुशाला भी इनका ही है, नहीं बोलता तो क्या होता तुझे? अच्छा ये भी नहीं बोलना है, अच्छा नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा मैं, दुशाला मेरा है या दुशाला इनका है, दोनों चीज मैं नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर बाद तीसरा ग्रुप आया, देखा दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। थोड़ी देर तो शांति रही क्योंकि मार पड़ी थी 2 बार, लेकिन फिर रहा नहीं गया, फिर खड़े हो गए भाई साहब, बोले साहब दूल्हे राजा ये है और ये दुशाला इनका है कि मेरा, ये मुझे मालूम नहीं। तो ये जो है आसक्ति होती ना जिस चीज के प्रति, वो दिल दिमाग से कहीं से हटती ही नहीं। आप अपने आप को किंगन के प्रति इतने समर्पित कर दीजिए, 24 घंटे कहीं भी कोई बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातचीत किसी और विषय पे जहां भी चल रही हो, किंगन पे आके समाप्त होना चाहिए। कहीं से भी घूम फिर के किंगन पे ले आओ उसको, वो आपकी क्वालिटी, आप सफल हो जाओ, ओत प्रोत हो जाओ किंगन से। और इसके लिए जो है ना, सबसे पहले क्या होता है कि यूजर आपको स्वयं पूरी तरह से बनना चाहिए। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं तो सब विद्वान लोग हैं, सारी लोग चीजें जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने जिनको जोड़ रखा है इस बिजनेस से, जिनको मशीन दे रखी है, उनको बहुत ज्यादा जानकारी प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती है। वो सुन लेते हैं, एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन में देख लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो बार बार बताना पड़ता है उसके लिए, ये पानी है, इनका ऐसा ऐसा उपयोग है। उनके यहाँ पूछा लगता है घर में ना, तो 2.5 pH का पानी उपयोग होना चाहिए। सब्जियां फल अगर वो 11.5 pH से नहीं धो रहे हैं तो उनको आप यूजर बनाइए, तभी आपको आगे के रिजल्ट मिलेंगे। वो पानी पी रहे हैं 9.5 pH, फिर बोलते यार हम तो मशीन नीचे, हम तो ऊपर रहते हैं, तो हम कभी पी लेते हैं फिर कभी नहीं पीते। तो उनको उसका तरीका बताइए, उनको मालूम होता है, लेकिन कोई बता दे तो जल्दी कर लेता है। तो यूजर पूरी तरह से बनाइए व्यक्ति को। आपने जिनको भी मशीन दी और वो एक बार यूजर हो गया ना, तो मशीनें भी आपकी जाएगी उनके माध्यम से, खूब बिकेगी। ये बड़ा सद्गुण है ये भी कि यूजर बनाना हमारे बिजनेस में। तो मैं आज का मेरा विषय था सद्गुणों से सफलता। मैंने एक सद्गुण बताया कि तारीफ भी करते आना चाहिए। हम अपनी टीम की जहां तक जो हो सके वो तारीफ करते रहना चाहिए। उनसे काम लेने के लिए उनमें जो क्वालिटीज जो है उसको उभारते रहना चाहिए, उनको यूजर बनाते रहना चाहिए और हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट की है: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, निरंतरता, समर्पण। ये ऐसे पॉइंट है जिनको हम आत्मसात कर लें तो हम निश्चित तौर पे खूब सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। देखो समझदारी जो है, मैं अब उस पर और भी कुछ बोलने से पहले, समझदारी माने जो है सौभाग्य का प्रवेश द्वार। समझदारी को ये बोलने की ये सौभाग्य का प्रवेश द्वार है, और बेवकूफी
दुर्भाग्य का। तो समझदारी, और मैं आपको आसान शब्दों में बताने के लिए, हर जगह अलग अलग तरह की होती समझदारी। सब दूर एक ही स्थिति या एक ही नियम सिद्धांत काम नहीं करते हैं। मैं समझदारी से संबंधित दो छोटी छोटी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला है, हम जैसे मशीन की बात करें, हम इससे रिलेट करेंगे हर चीज को, मशीन से ही, हमारे कैंगन वाटर से रिलेट करेंगे हर चीज को। तो समझदारी क्या है कि हम जब बताने जाते हैं और बात आती कीमत की, तो बड़ी महंगी है। ज्यादातर ये चीज आती है मैक्सिमम जगह पे कि ये बहुत महंगी है। तो आपको उनका दृष्टिकोण बदलते आना चाहिए, उनकी सोच को बदलते आना चाहिए। वैल्यूज को इतनी ज्यादा ताकत से आपको बताना है कि वो कीमत भूल जाए। उसकी वैल्यू आपको बताना पड़ेगी कि क्या है कैंगन वाटर, कि सबसे अच्छा पानी क्यों है, सर्वोत्तम पानी क्यों है इस दुनिया का। इसको पीने से आप जो भी लाभ हो रहे तो सब बताते ही हम, लेकिन उसका हम दृष्टिकोण बदलने में कामयाब हो गए तो मशीन चली जाती है। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि दृष्टिकोण बदलने से देखो क्या होता है, लोगों का ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर दो। एक गरीब किसान था, बहुत गरीब था, 4 बेटियां थी उसकी, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय अकाल पड़ा होगा, जो भी स्थितियां बनी, और ऐसी स्थिति बनी कि वो अपना जीवन यापन करने योग्य पैसे भी उसके पास नहीं रहे, तो उसे कर्जा लेना पड़ा था। कुछ समय पहले गांव के ही एक साहूकार से उसने कर्जा ले रखा था। गांव के साहूकार ने उसको बोला तो नहीं, लेकिन उसकी नजर में था कि इसकी लड़की जो सयानी हो गई है, ब्याह लायक हो गई है, शादी करने वाला है, तो इसकी शादी मुझसे हो जाए। वो मन ही मन ऐसा लड्डू फोड़ता रहता था और बड़ी अच्छी लगती थी उस लड़की। तो कुछ न कुछ वो किसी बहाने से किसान को बुला के डांटता रहता था, बोलता रहता था, ये तूने जो कर्जा लिया है, ये ब्याज समेत इतना हो गया है, और अब उतनी तो कीमत अब तेरी जमीन की भी नहीं रही, अब मैं ये जमीन अपने नाम करा लूंगा। किसान घबरा गया। एक दिन ऐसे ही उन्होंने बुलाया किसान को कि अब तो मैं नहीं रहूंगा, अब मैं इस पंचायत बुलाता हूँ, ये जमीन अपने नाम करा लूंगा, या फिर मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी, बड़ी बेटे का ब्याह मुझसे करा दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, जमीन लौटा दूंगा, उससे तुम अपना जीवन यापन करना और घर चलाना। किसान बहुत परेशान हो गया। उसने जो शर्त रखी, घर गया, पत्नी से चर्चा की रात को, क्या करें, शर्त बड़ी कठिन है, बेटी की शादी कर देते हैं तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे, इस मुश्किलों से बच जाएंगे कि ये हमारे पास आय का हमारी साधन ही समाप्त हो जाएगा, जमीन चली गई तो क्या करें। अब लड़की, चूंकि लड़की तो बहुत प्रिय थी, बड़ी लड़की, कैसे उस बुजुर्ग बुड्ढे से शादी कर दे, बड़ी उम्र का साहूकार, छोटी उम्र की लड़की, कैसे, मन नहीं था। फिर भी बहुत देर सोचते विचारते आए कि अगर इसकी शादी नहीं करते हैं और जमीन उसने ले ली हमसे, तो हमारे पास कोई साधन नहीं बचेगा और हमारे पास इन छोटी लड़कियों को भी संभालने का तरीका नहीं रहेगा, इनकी भी हम शादी ब्याह ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उसकी शर्त मुझे मान लेना चाहिए। ऐसा सोचकर बेटी के सामने उन्होंने सुबह प्रस्ताव रखा। बेटी से बोला कि बेटी ऐसी ऐसी बात है और साहूकार से तुम शादी कर लो तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। बेटी समझ गई कि साहूकार की नजर मुझ पे बहुत समय से है और बड़ी बदमाशी भरी हुई साहूकार में। बेटी ने पहले तो मना किया, फिर बोला जब इतनी दिक्कत है तो चलो ठीक है, मैं एक शर्त पे ये बात मान लेती हूँ। बोला शर्त क्या है? बोले पंचायत बुलाई जाए, सारे गांव के लोग इकट्ठे हों और 2 पत्थर, एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर, एक बैग में रख दिए जाए, मैं बिना देखे निकालूंगी, जो भी पत्थर सफेद निकला तो शादी नहीं होगी और जमीन भी फ्री करना पड़ेगी, और काला पत्थर निकला तो फिर मैं शादी कर लूंगी इनसे। अब ये बात साहूकार को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बोले पत्थर तो मैं ही ले आऊंगा। बोले ठीक है, आप ले आओ। पंचायत बिठाई गई सुबह, और जब ये मालूम पड़ा कि लड़की के जीवन का फैसला होने वाला है तो सारे लोग जमा हो गए गांव के, क्योंकि उसके साथ भी सद्भावनाएं रखने वाले लोग बहुत थे। सब सामने बैठ गए, बाजू में पंचायत बैठ गई, ऐसे एक सामने सबसे बिल्कुल पीछे उस लड़की को खड़ा कर दिया गया, और साहूकार बोला मैं 2 पत्थर लाया हूं, इस थैली में है, तो अब आप निकाल लो
जो पत्थर निकलेगा वो आपका भविष्य तय करेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी जमीन मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पिता को ऋण मुक्त कर दूंगा और तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो मुझसे शादी करना पड़ेगी, तब मैं इनको ऋण मुक्त कर दूंगा। सारे लोग सांसे बैठे वह देख रहे थे, पंचायत भी सब सुन रही थी। लड़की को वो थैली उसके हाथ में दे दी गई, बैग जिसमें वो 2 पत्थर थे। लड़की ने हाथ डाला। लड़की बहुत समझदार थी, उसको मालूम था साहूकार जरूर कुछ न कुछ बदमाशी करेगा। साहूकार तो मुझे मालूम है कि साहूकार मुझसे शादी करना चाहता है, ये वो जानती थी। लड़की ने अंदर हाथ डाला, एक पत्थर मुट्ठी में बंद किया, मुट्ठी बाहर निकाली। लोग एक टक देख रहे थे, धगधगी लगी हुई थी कि देखो अब इसका भविष्य क्या होता है। अचानक लड़की पीछे घूमी और दूर पत्थरों में उस पत्थर को फेंक दिया, जोर से, ताकत से। वो दिखाई नहीं किसी को कौन सा पत्थर था। अब लोग चिल्लाने लगे, साहूकार चिल्लाने लगा, इसने बदमाशी की लड़की ने हमारे साथ, इसने शर्त रखी थी कि जो पत्थर आएगा वो निर्णय होगा, इसने हमारे साथ जो बदमाशी की है ये क्षम्य नहीं है। लोग भी चिल्लाने लगे, बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब आपने शर्त मानी है तो पता न था। लड़की ने सबको शांत किया, रुको, आपने बहुत बढ़िया डेमो दिखाया, शानदार डेमो दिखाया, आखिरी में कीमत बताई। उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छी चीज है तुम्हारी, लेकिन ये 4 लाख की मशीन, 3 लाख की मशीन, 3.25 लाख की मशीन, ये बहुत महंगी है। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन उसी समय लड़की ने शांत किया, रुको, इस थैली में 2 पत्थर थे, एक पत्थर मैंने फेंक दिया, तो जो पत्थर रखा है उसके विपरीत कलर का मेरे हाथ में आया था। इन्होंने कहा था कि जो पत्थर निकालोगी वैसा निर्णय होगा, तो इस थैली में जो पत्थर है उसको निकाल लो। पंचायत के सामने थैली रखी, उस थैली में काला पत्थर था। वो तो लड़की पहले से ही जानती थी इसने दोनों पत्थर क्या रखे होंगे। लोग खुश हो गए, नाचने लगे, देखो काला पत्थर यहाँ है, इसका मतलब लड़की के हाथ में जो पत्थर आया था वो सफेद था। ऋण मुक्त हो गई, दृष्टिकोण बदल दिया उनने सबका। वहां उसे तो पता ही था कि क्या होना है इसमें। तो हम थोड़ी सी बातचीत से वैल्यूज की तरफ ले जाएं, उस मशीन के बारे में, उन चीजों को, और आज की समय में जो वातावरण बन गया है, वायरस आ रहे हैं कई तरह की बीमारियां आ रही है, और उनको इस तरह से बताएं लोगों को कि वो ज्यादा हाईलाइट हो जाए। फिर वो उस चीज को भूल जाए, थोड़ा सा आत्मसात करता है कि ठीक है थोड़ी सी महंगी लग रही लेकिन अब लेने लायक है, और ले लो, अपने परिवार के लिए कल्याणकारी मशीन है। तो ये दृष्टिकोण बदलने वाली बात है। इसी से संबंधित जो है इस समझदारी वाला जो मामला है ना, समझदारी छोटी छोटी इसी समझदारियां काम आती है। आदमी अगर ध्यान रखे तो हमको हमारी अपलाइन को महत्व देना चाहिए। अपलाइन हमसे ज्यादा अनुभवी है, उन्होंने ज्यादा मशीनें हमसे बेची है, ज्यादा मशीनों पे ज्यादा काम किया है, केंगन वाटर से हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानते हैं, तो उसको महत्व देना चाहिए। एक तरह से पहले मेरी कहानी में एक बुजुर्ग है, वो अपलाइन है, और जो 4 लड़के हैं वो फ्रंट लाइन है, काम कर रही है, बड़ी उस्तादियां करते हैं, पट्टे मालूम नहीं होता उनको कि अपलाइन का क्या महत्व है। तो मैं उसी महत्व को बता रहा हूँ समझदारी के माध्यम से। एक 4 दोस्त यात्रा कर रहे थे, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनको कुछ सूझा कि ऊपर क्या ये लटक रहा है। बोले ये चेन है, चेन है। एक ने बोला ये चेन है, ट्रेन में चेन लटक रही है। अच्छे, चेन क्या काम की? बोले इस चेन को खींचो तो ट्रेन रुक जाती है। अच्छा। तीसरा बोला तो अपन खींच के देखें। चौथा बोलता है खींच ही लो, देख लेना, उस पर लिखा हुआ है ट्रेन रुक जाएगी, मालूम है इसको, तो बोले रोक के देखते हैं। तो उसमें से एक को, किसी को कुछ मालूम था, बोले नहीं नहीं नहीं, मत खींचो, चेन मत खींचो। बोले क्यों मत खींचो? बोले उसमें फाइन लगता है, 1200 रुपए का फाइन लिखा हुआ है, 1200 रुपया लगेगा, 1200 रुपए फाइन लगेगा अगर चेन खींच के ट्रेन रोक दी आपने बिना वजह। अच्छा, तो तू देख यार तेरी जेब में कितने पैसे? वो बोला मेरी जेब में 200 रुपया है। अच्छा, दूसरे को बोला तेरी जेब में कितने हैं? 500 का नोट था, 500 रुपया मेरे पास है, 700 हो गए। तीसरे को पूछा तेरी जेब में? मेरे पास 300 रुपए है। अच्छा, तो कितने हो गए अपने? 700, 300, 1000, 200 रुपए फिर बच गए। आखिरी में पूछा चौथे को तेरे पास? बोले मेरे पास 200 है। तो 1200 पूरे हो तो गए। कभी कोई दिक्कत आई, फाइन लगा तो हम भर देंगे। खींचो चेन, देखे तो ट्रेन कैसे रुकती। बस जोर से चेन खींची, ट्रेन रुक गई। थोड़ी देर में पुलिस आती है, उस डब्बे में भी आई, लड़कों के पास आए,
चेन खींची आप लोगों ने, तो चारों एक स्वर में बोले नहीं हमने चेन नहीं खींची, वो बुढ़ा जो ऊपर लेटा हुआ है सीट पे उसने चेन खींची। चारों चारों बिल्कुल बदल गए। वो उस वृद्ध ने खींची है, उस बूढ़े ने खींची है चेन। अब पुलिस ने बूढ़े को पकड़ लिया। ये चारों चार एक साथ बोले तो पुलिस को माननी पड़ेगी। उसको नीचे उतारा बूढ़े को, क्यों बाबा चेन क्यों खींची, इतना लेट कर रहे हैं, सारे यात्री परेशान हो रहे हैं, चेन क्यों खींची? तो भैया मुश्किल में कभी आ जाए तो ऐसा लिखा है, हमको बताया गया कि कोई मुश्किल आ जाए आपके ऊपर तो चेन खींच देना चाहिए, इसलिए मैंने चेन खींची। बोले क्या मुश्किल आ गई तुम्हारे ऊपर? अरे क्या बताइए, चारों देखो, ये चारों बहुत बदमाश है, सीधे बच्चे नहीं है। इन्होंने मेरे पास 1200 रुपये थे, लूट लिए हैं। इसकी जेब में 200 है, इसकी जेब में 500 है, इसकी जेब में 300, उसके बाद 200, ऐसे करके उसने 1200 गिना है। वो सुन लिया था, वो पूरे उस पुलिस ने चेक किया, सबकी जेब में निकले बराबर उतने पैसे निकले, चारों को पकड़ ले गई पुलिस। तो अब क्या होता है कि समझदारी थी उस वृद्ध में, वो अपलाइन है तो उससे समझदारी सीखे हम और अपने अन्य लोगों को दें। उसका अपना महत्व होता है, उस बुजुर्गियत का, उस अनुभव का। तो उस अनुभव को जो है, उस अनुभव से लाभ उठाएं। मैंने ये दोनों छोटी छोटी कहानियां समझदारी के बारे में आपको बताई कि समझदारी जो है ना, बहुत जगह अलग अलग तरह से अपने को काम में लेना पड़ता है। और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जो विषय लिए मैंने, तो समझदारी से संबंधित जो चीजें थी उन पे मैं आपको ही बता रहा था। इसके बाद जो है मैं ये समझदारी वास्तव में क्या है, मनुष्य का सर्वोपरि गुण है। ये सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। जैसे मैंने बताया आपको, जागरूकता, तत्परता पूर्वक निरंतर परिश्रम करते रहने से आप सफल हो जाते हैं। समय रहते यदि समझदारी से काम नहीं लिया। और समझदारी के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको कुछ लाइनों में। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समझा, अपना कर्तव्य समझा और उसमें भाग लिया, वो बड़े सौभाग्यशाली हुए। उनकी कई पीढ़ियों ने आनंद लिया है, हमारे साथ भी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो सन 47 के पहले थे। बाद में उनके बेटों को रिजर्वेशन मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहां एडमिशन नहीं होते वहां एडमिशन हो जाता था उनका, नौकरी लगी। ये सब पीढ़ियों ने मजा लिया है, क्योंकि उन्होंने समय को पहचाना था। उस समय जुटे थे उस काम में जिस समय जिसमें लगना चाहिए, अवसर को जाना था उन्होंने। वो स्वयं भी कुछ विधायक बने, कुछ सांसद बने, बड़े बड़े पदों पे गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो जिन्होंने उस समय को पहचाना वो बहुत बाद में आगे बढ़े। अभी अवसर है इस किंगन वाटर को पूरी ताकत से करने का। जो ये समझ लेगा, आत्मसात कर लेगा। बोलना सुनना अलग चीज है। जिसने इस बात को आत्मसात कर लिया कि मुझे किंगन वाटर मशीन से जो है बिजनेस करना है, इसका मुझे, इस मशीन को मुझे घर घर पहुंचाना है, क्योंकि ये मशीन तो है अपने आप को पहुंचा रही है, इतनी सद्गुणी तो है मशीन हमारी। अब हम अगर माध्यम बन जाते हैं, हम समय को पहचान लेते हैं, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बोलेगी कि वो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी बहुत होशियार थे, समय रहते किंगन वाटर मशीन का बिजनेस कर लिया, किंगन वाटर ले भी ली मशीन और उससे बिजनेस भी किया, और उस शानदार बिजनेस से आज हमारी पीढ़ियां सब समुन्नत है। हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो धन्यवाद करेगी पीढ़ियां आने वाली। तो समझदारी हमारी इसमें है कि समय को पहचाने हम, और इसको समय रहते इस पे तेज गति से काम करें। आने वाले 4-5 साल तक काम कर लिया तो मजा ही मजा है जीवन भर, हमारा अपना भी और हमारी पीढ़ियों का भी। तो इसको पूरी ताकत से करें। ईमानदारी की बात की मैंने अभी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, बड़े अच्छे सद्गुण हैं ये सुनने में, लेकिन वास्तविकता है ये। ईमानदार होने का अर्थ है 1000 मनकों में चमकने वाला हीरा। अब ईमानदारी से इसका क्या लेने देना हमारे किंगन वाटर से? मैं कोई प्रवचन करने तो बैठे नहीं हूं, लेकिन मैं इनसे जोड़ रहा हूं आपको। बड़ा महत्व है ईमानदारी का। अगर आप ऑनेस्ट है, आपकी फेस वैल्यू है, आप जब जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, आप जो बोलते हैं, आपसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो तभी जो है सक्सेस होता है आदमी जब वो ईमानदार हो। आप देखो, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट किंगन में जीरो है। किंगन में है कोई चीज? है ही नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट भी इतना शानदार है और हम भी उतने ही शानदार बने, तो लोग हमको सुनेंगे, लोग हमसे मशीन भी लेंगे और लोग उसका लाभ भी उठाएंगे। लोग जीवन भर धन्यवाद करेंगे कि आपने वो बड़ी शानदार चीज हमको लाके दे दी थी।
बात जिम्मेदारी की करें, समझदारी से लिए गए निर्णय ईमानदारी से निभाते हुए जिम्मेदारी परिपक्वपूर्वक पूर्ण करें। अब जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी लेना वाला व्यक्ति बहादुर भी होना चाहिए और वास्तव में जिम्मेदार कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कैसे हमारी मशीन के बारे में हम सोचे तो हमने अगर सोचा कि अब हमको इस बिजनेस को खूब करना है तो आपको अपने ग्रुप के प्रति, इस मशीन के लिए, इस प्रोडक्ट को जानकारी देने, हर चीज के प्रति आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आपकी टीम में लोगों को डेमोंस्ट्रेशन देते आता है या नहीं आता है, ये जिम्मेदारी आपको वहन करना पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आप यहाँ आओ, आप ऐसे देखो, आप नहीं समझा पा रहे हो तो वो बैठे शैलेन जी, आप उनसे मिला दो। हम यही करते हैं, हम जितना समझा लेते हैं, फिर हमको लगता है कि हमारे बीच में वो शख्सियत, ये शैलेंद्र जी उम्र में छोटे हैं मुझसे, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। मैंने इनसे बात की थी एक दिन, मैं कहा आप छोटे नहीं हो हमसे। बोले कैसे? तो मैंने एक लाहिड़ी महाशय का इनको उदाहरण दिया था। एक आध्यात्मिक हस्ती हुई लाहिड़ी महाशय, आपने नाम सुना होगा शायद, महाअवतार बाबा के शिष्य थे लाहिड़ी महाशय, और बड़ी दिव्य सत्ता थी वो। तो वो पहले रेलवे विभाग में काम करते थे, अंग्रेजों के जमाने की बात है। उनका उधर उत्तराखंड में कहीं रानी बाग, रानीपुर क्या ऐसे कुछ स्टेशन है, उधर कहीं ट्रांसफर हो गया। तो वो इलाहाबाद के थे, वहां गए, बड़े अखर गई उनको कि कहाँ इधर पहाड़ में भेज दिया मुझे। फिर भी चले गए, चूंकि ट्रांसफर था, नौकरी थी सरकारी, जाना पड़ा, चले गए। वहां एक दिन वो पैदल घूम रहे थे, अचानक आवाज आई, श्यामाचरण उनका नाम था, लाहिड़ी महाशय बाद में पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ। इतनी जोर से आवाज आई, उन्होंने देखा कहाँ से आवाज आ रही, कुछ दिखा नहीं। मत देखो इधर उधर, चलते चले आओ जिधर आ रहे हो तुम, पहाड़ी के पीछे आ जाओ। पहाड़ी के पीछे गए तो वहां बाद में जब एकदम पास में गए तब पता लगा कि कोई बाबा है और वो पुकार रहे हैं। वो महाअवतार बाबा थे। वो उनको ले गए गुफा में। उस गुफा में कई सारे सन्यासी 100 150 साल से तप कर रहे थे वहां, ऐसा उन्होंने लिखा है किताब में, स्वामी योगानंद सरस्वती जी ने। तो वहां जाने के बाद उनको कुछ दिन रखा, फिर बोले तुम्हें मैंने ट्रांसफर करा के यहाँ लाया हूँ, मेरी इच्छा से तुम यहाँ आए हो और अब तुम्हें यहाँ रोज आना है, यहाँ साधना में भाग लेना है। कुछ दिनों की साधना के बाद ही उनको उस पूरे झुंड का प्रमुख बना दिया गया। बड़ा थोड़ा सा कुछ लोगों को गुस्सा आया उसमें से, हम 50 साल से बैठे हैं यहाँ आपके साथ तप कर रहे हैं, 75 साल से बैठे हैं, आपने लाहिड़ी महाशय को ऊपर क्यों बिठा दिया, सबका बोस क्यों बना दिया? बोले तुम अभी के 50-75 साल देख रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं इसके पुराने 200 साल कितना तप किया है। तो वो जो पुराना तप होता है ना, वो इकट्ठा हो के जन्म जन्मांतरों तक चलता है। तो भाई साहब की उम्र ऐसी है, छोटी है, शारीरिक उम्र छोटी, बाकी बहुत बड़े हैं, और हम इसीलिए इनके पास ले भी जाते हैं। कई चीजों में जो है इनसे ज्ञान मिलता रहता है, और इनके ज्ञान का प्रसाद पाकर हम भी सब धन्य होते जा रहे हैं। पूरी टीम इसकी गवाह है इंदौर की। आप तो आते ही मुंबई से सुदेश जी, और बहुत अच्छा आप जो प्रोत्साहन दे के जाते हैं, जो ट्रेनिंग दे के जाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इनके द्वारा होता है। और जो इन्होंने ऑफिस खोला है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ खूब काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी निभाने की बात थी, तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं उस सद्गुण की बात कर रहा हूँ, उससे जोड़ रहा हूँ इनको, कि वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। लोगों को ऊपर लाने में पूरी ताकत लगाना, अपना आत्मबल लगाना, अपनी बुद्धि लगाना, ये भी सब जिम्मेदारी में आता है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं जिम्मेदारी क्या होती है, बहादुरी क्या होती है, उससे संबंधित एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। 2 राजा थे, एक छोटा राजा, एक बड़ा राजा। छोटा राजा, छोटी सी उसकी सरहद थी, छोटा सा राज्य था। बड़ा राजा धन धान्य से संपूर्ण था, अर्थतंत्र बड़ा मजबूत था, बड़ी सेना थी उसके पास। वो एन किन प्रकार कभी न कभी छोटे राजा को धमकाया करता था और कोशिश करता था कि मेरे अधीन हो जाए, मेरा गुलाम हो जाए, मेरा शासन वहां तक फैल जाए, ये अपना शासन छोड़ के मेरे अधीन हो जाए। ऐसे प्रयास उसके होते रहते थे। लेकिन वो छोटा राजा बहुत बहादुर था, वो सुनता नहीं था और न चलने देता था। वो जो चाहता था वही करता था। बड़ा बुद्धिमान भी था, कर्तव्यनिष्ठ था, जिम्मेदार था जनता के प्रति। वो जानता था कि अगर मैंने अधीनता स्वीकार कर ली तो हो सकता है मुझे कोई ओहदा वहां मिल जाए, मैं तो ठीक से रहूं। जनता पे अगर अत्याचार हुआ दूसरे राजा का तो उनको कौन देखेगा। तो किसी भी कीमत पे अपनी स्वतंत्रता खोने नहीं देना चाहता था। अचानक राज्यसभा लगी हुई थी छोटे राजा की, और वहां से बड़े राजा का दूत आया, फरमान आया कि आज से तीसरे दिन, 3 दिन बाद हम हमला करने वाले हैं आप पे। यदि आपने अपने राज्य को हमारे अधीन नहीं किया तो हम हमला कर देंगे इधर से। हम युद्ध की घोषणा करते हैं, 3 दिन बाद हम अपने युद्ध करके आपके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे।
छोटा राजा, छोटी सी सेना, बहुत परेशान हो गए। सब लोगों ने बोला अब तो कुछ चारा ही नहीं है, अगर वो युद्ध की आमादा है तो फिर हमें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। छोटा राजा ने कहा इतनी जल्दी बात मत करो, अपन शाम को सब बैठते हैं, फिर से सभा बुलाते हैं, अभी 3 दिन का समय अपने पास। बस शाम को सभा बुलाई। राजा ने इस बीच निर्णय ले लिया, कर्तव्यनिष्ठ राजा था, साहसी राजा था, बहादुर था। बुलाया सबको, बोले निर्णय मैंने ले लिया है, आज रात को हम हमला कर देंगे बड़े राजा पे, युद्ध करेंगे हमसे, और आज रात को ही हमला कर देंगे। तो जो मंत्री थे, सेनापति थे, बोले इसकी मति मारी गई है, वो हमला कर रहा था तो हम कुछ करना था उपाय, उससे मिन्नतें करना था कि भाई मत कर, हम बच जाएंगे। ये तो स्वयं हमला करने पे तुला हुआ है, तो मतलब शेर के मुंह में जा रहा है। सेनापति ने बोला, मंत्री ने बोला ये बिगड़ गया दिमाग, ये सबको मरवा देगा। लेकिन राजा के सामने कोई बोलता नहीं था पहले। राजा का हुक्म मतलब हुक्म, आदेश हो गया राजा का, तो आदेश हो गया तो फिर बोले क्या था, बोले सब तैयारी करो चलने की, आज रात को हम कूच करेंगे, आज रात में जाएंगे। तो दोनों की जो सरहद थी, दोनों राज्यों की, उस बीच में एक विशाल नदी थी, उससे दोनों राज्य अलग अलग होते थे। उस नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती थी। सारी नावें तैयार कर गई, जो इसमें कुछ खामियां थी ठीक कर ली गई, और रात में ही सारी सेना को अस्त्र शस्त्रों के साथ राजा ने बड़े राजा की सरहद में उतार दिया। उस पार चले गए रात के अंधेरे में। फिर राजा ने एक आदेश दिया सेनापति को, सारी नावें एक जगह इकट्ठी कर दो, और फिर उसमें आग लगवा दी। तो अब तो और प्राणी सूख गए विचारों के। बोले है ये जो थोड़ा साधन बचा था कि ज्यादा हमला होता, परेशान हो जाते तो नाव में बैठ के उस पार भाग जाते, तो राजा ने वो भी बंद कर दिया। और फिर जानते हो आप युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वहां तो स्थिति थी जिंदा रहना है तो युद्ध करो, पूरी ताकत से करो, और उस विशाल सेना को हराओ छोटी सेना के द्वारा। यही बचा था उनके पास, और कोई चारा नहीं बचा था। और वो युद्ध छोटा राजा जीत गया, पराजित हो गया बड़ा राजा, क्योंकि वो संकल्प शक्ति जागृत कर दी उसने कि देखो करो या मरो, अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। आप किंग एंड वाटर मशीन का जो लोग पूरी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, वो बाकी तो सब दूर से हटा दो, पूरी ताकत उस पर लगा दो। हर जगह से ध्यान हटा के आपको फोकस करना है इंजन पे। आप कुछ और भी करते हैं, कुछ छोटे छोटे दूसरे बिजनेस भी आपके, तो कोशिश ये करो कि कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए सिर्फ किंगन पे पूरा फोकस करो। कुछ नहीं, किंगन कोई समझो करो या मरो, तो किंगन में वो डेश 8 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं हमारे बीच में बैठी और ये सब जाने वाले हैं, तो हम भी लटक जाएं पीछे पीछे चलते रहेंगे, उसमें भी सार है। उनसे सीखते हुए और आगे बढ़ते जाएं, तो वो हमको करना पड़ेगा इतना। ये पेपर देना भाई, पीछे से उड़ गया जो। तो मैं ये देख रहा था कि और मैंने कौन कौन सी कहानियां सोची थी कि इनको बताऊंगा, बोलूंगा, उसी के लिए वो पेपर मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं उड़ गया वो हवा में अभी। चलिए मिल गया भाई। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, बहादुरी, और ये सब कवर हो गया इन कहानियों के माध्यम से। मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं। मैं आपको कुछ चीज और बताना चाह रहा हूं, निरंतरता की बात कर रहा हूं। निरंतरता बहुत जरूरी है किसी भी व्यवसाय में अपने आप को स्थापित करने के लिए और सफल होने के लिए। जरूरी सबसे जरूरी अंग है निरंतरता। निरंतरता कैसी चाहिए? गंगा जी जैसी, हिमालय से निकली, ज्यादा बड़ा स्वरूप नहीं। हिमालय से जब गोमुख में गया हूं मैंने देखा है, स्वरूप तो बड़ा ही वहां भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं जैसा पटना में है। प्रशांत जी जानते होंगे, ज्यादा पटना से, बिहार से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो वहां कितना विशाल रूप है, जहाज चलते हैं, लेकिन वहां छोटा रूप है। तो प्रवाहित होती रहती है, वो प्रवाहित होती रहती, निरंतरता है उसमें। निरंतरता की वजह से क्या होता है कि सारे छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियां सब उससे अट्रैक्ट होती है और सब उसमें मिलती जाती है कि ये हमें समंदर, हम गंतव्य क्या है किसी भी नाले, नदी, बड़ी नदी, सबका अंतिम गंतव्य क्या है? समंदर। अब समंदर में छोटा नाला नहीं मिल सकता, सूख ही जाएगा बीच में, लेकिन गंगा जी में मिल गया तो गंगा जी भी बन जाएगा और समुद्र तक चला जाएगा। तो हम जो है निरंतरता अगर बनाए रखते हैं तो हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती उस स्तर पे जाने के लिए। निरंतरता चाहिए। आप निरंतरता रखेंगे तो कई चीजें मिलेगी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम डेमो कई लोगों के देखते हैं, हमको भी डेमो आ जाता है, लेकिन दूसरे का देखो तो कुछ न कुछ नई चीज मिलती है,
सीखने की प्रवृत्ति, लगातार लगातार निरंतर। हम अभी ये बोला जाता है कि आप 6 महीने तक एक डेमो रोज करो, 6 से बन जाओगे। SD501 मतलब 501 डेमो करो आप 6 से बन जाओगे। वो सत्यता है, वो निरंतरता लाने का एक तरीका है, एक प्रयास है, माध्यम है। तो निरंतर अगर किसी चीज को करते हैं, निरंतर निरंतर निरंतर, तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छोटे छोटे से तब करते हैं लोग, छोटे छोटे से बनाना चाहिए गोल, और उसको पार करते हुए फिर बड़े गोल पे जाना चाहिए। जैसे एक टार्च की रोशनी है ना, अगर दूर फेंक देंगे तो पैर पता नहीं कब गड्ढे में गिर जाएगा। कदमों के आसपास चलती रहे तो कदम सही चलते रहते हैं। तो छोटे छोटे गोल और बड़ा गोल दोनों एक साथ होना चाहिए। बड़े गोल के लिए वो छोटे छोटे गोल कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, वो बनाए और आगे बढ़ते जाए। तो मैं आपको निरंतरता के बारे में बात कर रहा था। समर्पित भाव से ये सब काम करने पड़ेंगे। जैसे समर्पण क्या होता है, एक महिला की शादी होती है ना, वो समर्पित हो जाती है अपने पति के लिए, पति परमेश्वर हो जाता है उसके लिए, समर्पण होता है उसका। लेकिन एक महिला बाजार में भी होती है, वहां भी सुख पाया जा सकता है, वो समर्पण नहीं होता, लेकिन वो क्षणिक होता है। तो क्या फर्क होता है उस महिला में और इस महिला में? ये महिला अंतोगत वहां की सब मालकिन बन जाती, सारी जमीन जायदाद की, क्योंकि उसने समर्पण किया, समर्पित भाव से आ गई, तो हर चीज की मालिक हो जाती है। वो नहीं हो सकती। समर्पण भाव ये है कि हम किसी काम को समर्पित भाव से करते हैं, उसमें डूब जाएं, हमारे रोम रोम से वो बोलने लगे। मैं एक समय 2001 की बात है, मैं कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था और उसका प्लान दिखाता था, बड़ा अच्छा बड़ा ग्रुप था। अभी मेरी कुछ अपलाइनें जो है वो मेरे साथ हुआ करती थी, एसोसिएट फ्रंट लाइन में थे, वो बड़ा अच्छा लाभ लिया था मैंने। तो मैं इतने प्लान दिखाता था उसके कि मेरे दिल दिमाग में वो बैठ गया था। एक दिन रात में मैं जोर से चिल्लाया, चुप हो जा। मेरी पत्नी ने जगाया, क्या हो गया? अरे मैंने कहा मैं प्लान दिखा रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। तो जब सपने में भी आपको वो चीजें आने लग जाए तो मान लेना आप सक्सेस हो गए, क्योंकि मैं उसमें सक्सेस था। लाखों रुपए कमाए मैंने उस समय उसमें। तो मैं ये मानता हूं कि आपके रोम रोम से फूटना चाहिए केंगन, हर समय बातचीत में, कार्य रूप में, हर समय। तो वो आप उसमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। मैं कहानियों के माध्यम से आपको कुछ चीजें बता रहा था। अब मैं एक लाइन मैंने लिख रखी है, कुछ तो लोग कहेंगे, किशोर कुमार का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मित्रों, ये गाना हर जगह फिट होता है। आपने जैसे ही अपना कोई न कोई कुछ न कुछ कर रहा था पहले, ऐसा तो नहीं था फालतू बैठा था, कुछ बिजनेस कर रहा था, कोई काम कर रहा था, और हम कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़े थे। जब हमने केंगन अपनाया तो सबसे पहले तो घर से प्रतिवाद चालू होते हैं। मेरे लिए नहीं हुआ, मैं इस बारे में मामले में सौभाग्यशाली हूँ। ये मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा 2 अलग अलग लाइन डालो, इसको आगे बढ़ाना है। तो A और B बन गए, वो एक के नीचे एक नहीं डले मेरे सगे भाई। ये उनकी महानता थी। और मेरी पत्नी ने कभी विरोध नहीं किया। मैं आया, मैंने कहा एक मशीन लेना है, बोल ले लो जो लेना है। उसने पूछा भी नहीं कौन सी लेना है, इतने की लेना है, वहां कोई झंझट ही नहीं थी। लेकिन ज्यादातर जगहों पे घर में सब पूछना पड़ता है, आजू बाजू मित्र लोगों से आदमी सलाह करता है। तो हर आदमी आपका सपोर्ट में बोलेगा ये नहीं है, कुछ न कुछ झंझटें खड़ी करते रहते हैं। तो कितनी भी झंझट खड़ी हो जाए, हम डिमॉन्स्ट्रेशन देने गए और कहीं बड़ी झंझट हो गई, गेट आउट, ये शब्द सुनने को मिल गया। कहीं सड़े टमाटर मार दिए गए आपको, मंच से बोल रहा, बोले मेरे पानी वानी मैंने भी लिया था, झूठ बोलता है। उसके बाद भी आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि बेइज्जती तो नहीं हुई मेरी, चाहे इसने कुछ भी करा, बेइज्जती तो नहीं हुई ना। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते दिखाते किसी ने फेंक दिया, अरे हटा यार, और आपके अंदर तब भी ये फीलिंग हो कि कुछ भी हो, बेइज्जती तो नहीं हुई मेरी, आप सक्सेस ले जाओगे। इतनी मजबूत अंतरात्मा, अपनी इंटरनल स्थिति को इतनी मजबूत कर लो। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है, मेरे साथ तो एक बार बनी। एक डॉक्टर ने बोल दिया नहीं सुनना है मुझे, तो मैं कहा, पहले तो हमारी बात सुनने के पहले उन्होंने 15 मिनट प्रवचन देते रहे। मैंने कहा हम आपको बताने हैं कि आप हमको कुछ बता रहा हूँ, आप हमको कुछ सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना है मुझे। तो मैंने कहा नहीं सुनना तो हम जाते हैं। बोले जाइए आप। अब जो ले गया था उसकी बेइज्जती मेरी क्यों? मैं तो, मुझे मालूम भी नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बेइज्जती तो उसकी भी। मैंने उसको बोला कि तुम ये फील करो कि बेइज्जती नहीं हुई, उसने सिर्फ अपने को घर से निकाला, बेइज्जती तो नहीं हुई ना।
अच्छा, ये फार्मूला जो बेइज्जती नहीं हुई वाला है, ये मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत कृषि प्रथम श्रेणी अधिकारी ने दिया है मुझे। अगर ये स्थिति आप बना लोगे तो सक्सेस हो जाओगे। बेइज्जती तो नहीं हुई ना, कुछ भी हुआ, बस ये अंदर से भाव ले आओ आप। वो भाव ले नहीं आओ, होना ही चाहिए आप में, आप सक्सेस हो। इससे संबंधित एक मेरे मित्र हैं यहाँ, मनोज तिवारी जी, मैंने उनसे एक कहानी उधार ली है। आज की कहानी क्या है, वो मस्ती है, चुटकुला है छोटा सा। वो अच्छा सुनाते हैं उसको, बड़े मजेदार तरीके से सुनाते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, इस मशीन को बेचना हो तो अंदर से कितना मजबूत होना चाहिए। वो सद्गुण तो सारे हैं ही सही, लेकिन ये भी सद्गुण है मार्केटिंग में कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। एक व्यक्ति था, होटल पे गया, बहुत भूखा था, खूब भूख लगी थी, 1 किलो जलेबी खा गया गरम गरम, लेकिन जेब में फूटी घोड़ी नहीं। काउंटर पे गया, सेठ ने पैसे मांगे, 1 किलो जलेबी के पैसे दो। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले इतनी 1 किलो जलेबी कैसे खाई फिर तूने, क्यों खाई? एक चाटा पड़ा, कुछ नहीं बोला वो, पैसे पैसे दो, पैसे नहीं है। इतने में वेटर भी आ गए 2-3, सेठ भी बाहर निकल के अच्छे लात घुसे जड़े, एक ये दिए इधर से, किसी ने एक इधर से दी, इधर से दी। अला 1 किलो जलेबी खा गया, पैसे नहीं दे रहा है, अब मार लिया, जा अब यहाँ से। बोले इस भाव में 1 किलो और दे सकते हो क्या? अगर इस भाव में 1 किलो जलेबी मिलती तो मुझे 1 किलो और दे दो। तो ये स्थिति है भैया, मजबूत इतना बनना पड़ेगा अपने को अंदर से, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि ये सब मस्ती वाली बातें हैं, लेकिन ये अंदर से मजबूती तो चाहिए। हमको अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाना है, झंडे गाड़ना है, तो कई जगह जो है हमारे अपने लोग भी टांग खींचने लगते हैं, उससे भी हमें चिंता नहीं करना चाहिए। कई लोग आपको इसके विपरीत बोलेंगे, ये क्या फिर पकड़ लिया, इसके अलावा कोई काम नहीं। फिर उसको जब सफल हो जाओगे, आप बड़ी कार से उसके घर जाते हो, आपका बड़ा बंगला हो गया है, तो बोलता है यार बड़ा अच्छा कर लिया यार, भाव बदल जाते हैं थोड़ी सी सफलता के बाद। तो पहले मजबूत बने रहें और अपने आप को सफल करें, और सफल करने के बाद 100% सबके भाव बदलते हैं, विचार सबके बदलते रहते हैं। विचारों में प्रचंड शक्ति है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह बाहर की सभी शक्तियों से बड़ी है, इसलिए किसी भी बात से डरो मत, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखो, अपना सुधार करो, हृदय को पवित्र बनाओ, सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाओ, बुराइयों को निकालो, अनुशासन के द्वारा अपने अंदर पाश्विक शक्तियों को दैवी शक्तियों का दास बना डालो। इसके लिए तप, संयम, ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से तुम्हारी स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। बिना त्याग के तुम सुखी नहीं हो सकते। त्याग को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दो। पहले तुम भले आदमी बनो। ईश्वर और उसके शाश्वत संसार में या अन्यत्र कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। मैं शैलेंद्र तिवारी जी के लिए इसलिए फिर से बोल रहा हूं, बार बार नाम लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी अपलाइन भी और ग्रेट अपलाइन है। तिवारी साहब जो है इन सब चीजों को अपनाते हैं। आप प्रेम से सराबोर हो जाओ, आप आध्यात्मिक हो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, कितने भी कर्मकांड कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, देवालय जा रहे हो, खूब आरती पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर प्रेम से सराबोर नहीं हो, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, स्पिरिचुअल नहीं हो आप। और आपको अगर अपने ग्रुप को शानदार तरीके से चलाना है तो आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, प्रेम से सराबोर होना पड़ेगा। आध्यात्मिक से ना मतलब आपके अंदर इतना प्रेम हो वो छलके बाहर, लगे भी कि ये प्रेमी है, ये जो है ये बहुत प्रेमी व्यक्ति है। और आपसे चुंबक, जो प्रेम जो है ना चुंबक का काम करता है, वो बिल्कुल आप चिपका लोगे अपने लोग। और इतना प्रेम बांटो वो लौट के आता है। जो चीज बांटोगे वो मिलेगी, जो चीज दोगे, जो चीज आपके अंदर है वही आएगी आपके पास लौट के। तो प्रेम से आप ग्रुप को बहुत बड़ा बना सकते हो। अपने ग्रुप को जो है सींचने का तरीका है प्रेम बांटना, दिलेरी, उदारता होना चाहिए आपके अंदर। आपका मस्तिष्क विशाल बनाना पड़ेगा आपको, बड़ा ग्रुप चलाना है आपको। आपका दिल बहुत उदार करना पड़ेगा आपको।
बड़े ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, तो करना है तो ये लोग तो कर ही रहे हैं, ये सब है, इन चीजों से ओतप्रोत हैं बड़े लोग हमारे दोनों, सुदेश जी हो चाहे शैलेंद्र जी और भी लोग हैं। मैं दोनों का ही सिर्फ इसलिए नाम ले रहा हूँ कि दोनों मेरे सामने और चूंकि दोनों अपलाइन में हैं, बाकी लोग भी सब मित्रवत है, अच्छा है, लेकिन मैं नाम नहीं सबके ले रहा हूँ। तो जो बड़ा ग्रुप चला रहे हैं उनको उदार दिल विशाल मस्तिष्क का बनना ही पड़ेगा। और उदारता आपने इस क्षेत्र में एक जगह अपना ली, किसी छोटे छोटे संकल्पों से छोटी सी शुरुआत कर दी, वो आगे बड़े चीजों में भी जाती रहती। आपका कोई एक छोटा सा संकल्प बनाया आपने और उसको पूरा कर लिया तो आप निश्चित तौर पे सक्सेस हो जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि ऐसा संकल्प करो इस काम को करने का, इस बिजनेस में, कि दोबारा कभी कुछ देखना ना पड़े। और संकल्प, आप जानते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, हारना भी विकल्प नहीं है। नो प्लान बी, सिर्फ केंगन केंगन केंगन, और इससे हमको सफलता प्राप्त करनी है। मैं कुछ पंक्तियां मेरे पास है यहाँ लिखी हुई, आपको सुनाता हूं। कई लोग डरते हैं कि ये आपने तो बोल दिया, पर उसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी गिनती कराते रहते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो। तूफानों से सहमे जो हैं, पल पल मरते हैं मरने दो। चिरपावन नूतन बीज लिए, मन की नौका तर जाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी आएगी। निश्चित तौर पे मंजिल मिलेगी। एक चिड़िया से पूछा किसी ने, देखिए आप लाइनें, चिड़िया से किसी ने पूछा, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मित्रों, ये तिनका तिनका जो है ना, एक एक मशीन बेचना है कि एक एक मशीन बेच के हम उस स्थान को प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत बड़ा मैं अब सोचने लगा, पहले मुझे भी डर लगता था, अब मैं ऐसा सोचता हूं कि हम उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जहां से एक परमानेंट इनकम हमको इस माध्यम से आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, मुझे अवसर दिया, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।